गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सौरभ आपका एसडी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, मास्क पहन रहे होंगे, सैनिटाइजेशन भी कर रहे होंगे और डिस्टेंस बना कर रह रहे होंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ जो इम्तियाज अहमद के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसमें बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी प्रश्नों का एक संग्रह है जो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई और ख़ासकर बिहार सचिवालय जैसे परीक्षाओं में काफ़ी ही मददगार होते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के कुछ पहले अध्याय के कुछ प्रश्न। अब जो उसमें बचे हुए हैं आज उसका अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां जहां गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जो है मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रत, जिसको राजगीर या राजगृह भी कहते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि राजगीर की पहाड़ियों में घिरी थी क्या? मगध राज्य। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो ये कौन था? बृहदत्त वंश। वृहद इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है कि वृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता वृहदत्त से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? वृहदत्त और जरासंध। तो मगध जनपद का संस्थापक कौन था? जरासंध और वृहदत्त। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 1544 है ना से लेके 493 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो कब तक रहा? तो 493 ईसा पूर्व तक रहा। यहां तक आप समझ रहे हैं? बिंबिसार व अजात शत्रु किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो बिंबिसार के शासनकाल से, है ना। बिंबिसार के किस राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ? किसका? बिंबिसार का। तो इसका शादी कोसला देवी से भी हुआ, चेलना से भी हुआ और खेमा, इन तीनों से इसने शादी किया, इसलिए ये उपयुक्त सभी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। ठीक है, बोल रहा है कि कोसला देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वजिष्ठ संघ की राजकुमारी थी। तो इससे क्या, इसमें मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बिंबिसार अपने राज्य का विस्तार वो कैसे करता था? शादियां कर कर के अपनी पत्नियों के मतलब पितरों के द्वारा जो हमें उसे धन प्राप्त होता था, उससे वो अपना राज्य विस्तार करता था। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग राज्य जीता। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो अजातशत्रु किसका पुत्र था?
बिंबिसार का, और उसने अपने पिता की ही हत्या करके क्या की, सत्या हासिल की। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो ये अजातशत्रु ने की थी। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना किसने की? तो अजातशत्रु ने। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था कौन? अजातशत्रु। तो वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये वैशाली की थी। तो जो अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो ये लिच्छवी। जब लिच्छवी के साथ उसका युद्ध हुआ तो उसने नए नए अस्त्र का अति किया, जिसमें था रथ, मूसल और महाशील कंटक। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध इसका कब हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये बीपीएससी 42वें में पूछी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने की थी। किसने? उदयीन। अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। तो अजातशत्रु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उदयीन। उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? तो किसने बनाई थी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी? तो उदयीन ने। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक कौन था हर्यक वंश का अंतिम शासक? हर्यक वंश के उपरांत मगध किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। ठीक है, सर्वप्रथम मगध की किस शासक ने गिरिव्रज मतलब राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो ये शिशुनाग ने ही बनाया था। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध की साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हो रही? तो ये बनाया किसने? कालाशोक ने। ठीक है, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था, जिसने क्या किया? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किसकी? मगध साम्राज्य की। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये काला अशोक के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए यहां तक तो हम लोग पढ़ लिया कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ वैशाली में। ठीक है, अब द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, अध्यक्षता किसने की? तो ये साब कमीर ने की। किसने की? साब कमीर, है ना। नंद वंश का संस्थापक था। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। झा एवं श्री माली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। ठीक है, मगध के किस शासक को काली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाश, सर्व छात्रंक, एक छत्रक और एक राट कहा गया है? तो ये पद्मनंद को कहा गया है। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। नंद वंश का अंतिम संस्थापक था, तो ये कौन था? धनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। इसका आयोजन लगभग 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर, जिसको गिरिव्रज भी कहते हैं और राजगृह भी कहते हैं।
प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये महास्कस ने की। महास्कस ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया? महापद मनंद ने, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था धनानंद का। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो ये उदयन ने बसाया था। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया? तो ये वैशाली के वज्जियों के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो इस पे थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो ये चाणक्य। जो चाणक्य थे उसको विष्णुगुप्त भी कहते थे, और ये काफ़ी ही बुद्धिमान थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता जीतने में और अपनी सत्ता को चलाने में काफ़ी ही मदद किया करते थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके द्वारा दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और मेगास्थनीज ने ही एक पुस्तक की रचना की है, जिस पुस्तक का नाम क्या है आपको पता है? इंडिका, है ना। तो मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक का जो रचना हुई है उसका क्या नाम है? इंडिका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, तो ये हुआ था कब? 315 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये किसने भेजा था? इसे सेल्यूकस ने भेजा था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? तो ये पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। ठीक है, किसने मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं? तो ये यूनानियों से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है, तो ये है इंडिका में। अब इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज। अभी हमने पढ़ा था, अब मैंने आपको पहले भी बताया। और ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीपीएससी 46वीं में आ चुका है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश ने शासक किया? तो ये मौर्य वंश ने। जब नंद वंश के पश्चात मगध वंश पर किस राजवंश ने शासक किया? तो मौर्य ने। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीपीएससी 41वीं में आ चुकी है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी बीपीएससी में आ चुकी है, और ये बार बार बिहार स्पेशल या चाहे कोई भी प्रतियोगिता की परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम एक चाणक्य और विष्णुगुप्त है, तो चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र की शासन
व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृतांत से मिलता है? तो ये मिलता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, तो ये बना था बिंदुसार। ठीक है। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? ठीक है, तो पिंगलवत्स रहता था बिंदुसार के साम्राज्य में। ठीक है। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। ठीक है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है शिलालेख 13 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मोगली पुत्र तिस्स ने। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में हुआ। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ 251 ईसा पूर्व। अब आते हैं अगले सवाल पे। आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा अभी। चलिए, पढ़ते समय मजा लेकर ही पढ़ना चाहिए ताकि वो हमारे दिमाग में घुसे। ठीक है। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो किसने? तो अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो ये कलिंग का जो युद्ध हुआ, उसके बाद अशोक इतना आहत हो गया कि उसने युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति मतलब समाज सेवा की ओर या बोलते हैं ना उसको, धर्म की ओर बढ़ गया, तो उसको धम्म नीति कहते थे। अशोक का धम्म था, तो धम्म क्या था? तो नैतिक आचार संहिता था। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था मौर्य साम्राज्य का। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो अशोक ने सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। ठीक है। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो ये 10वें वर्ष में की थी। आते हैं अगले सवाल पे। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो ये क्या है? रुमिनदेई। रुमिनदेई नहीं है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ये थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? लकड़ियों से। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और देखिए यहाँ बीपीएससी 41वीं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो ये कहाँ स्थित था? ये कुम्हरार पटना में स्थित था। कुम्हरार तो आप जानते हैं जो राजेंद्र नगर में है। ठीक है। कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है, जो अभी भी उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं? ये कहा था एरियन ने। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृत नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? ये मानव मतलब इसका मतलब है कि ये मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो ये फाइहान ने कहा था। ठीक है। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविका के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो ये अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफाएं थी: सुदामा, विश्व झोपड़ी, झोपड़ा तथा कर्ण। गया के समीप नागा अर्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया गया था। तो ये करवाया था किसने? दशरथ ने। दशरथ जो अशोक का पुत्र था, इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविका के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें गोपी गुफा को भी सम्मिलित किया गया। मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई थी। ये प्राप्त हुई थी दीदारगंज पटना, जो कहाँ पे है? जो
बंका घाट और पटना साहिब के बीच में है दीदारगंज। जो पटना के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया था। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी कहाँ से? लोहानीपुर, पटना। ये भी लोग जानते हैं जो पटना के निवासी हैं। ठीक है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। तो किसने किया था पाटलिपुत्र के नगर निर्माण का? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? इंडिका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। तो आइए एक बार हम फिर से करते हैं रिकॉल। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। और पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए यहाँ तक तो आपका सब हो गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो ये पाटलिपुत्र में की गई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये बीपीएससी 45वीं में आ चुका है, तो इसको ध्यान दे के पढ़ेंगे। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा? तो ये बिंदुसार। किसके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो ये किया था स्ट्रैबो ने। यूनानी दूत डिमोलिक्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो ये हुआ बिंदुसार के दरबार में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो ये था भाम्ब्रू स्तंभ। देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बीपीएससी 39वीं में आ चुकी है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविका ने, है ना। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ये मेगास्थनीज का कथन है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मौर्य प्रशासन के संबंध में ये केंद्रीकृत था, है ना। यहाँ करों का बोझ अधिक था, सही है। और प्रशासक तंत्र कठोर थे। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अशोक के संबंध में देखिए, उसमें धर्म विजय की नीति अपनाई, सही है ये भी। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, सही है। उसके राज्य में बहुत सारे बाहर के लोग आए। उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। उसने अपने राज्य के विकास के लिए बहुत कुछ किया, तो इसलिए इसका सही आंसर है उपयुक्त सही। देव नाम पिए के नाम से किस शासक ने अपने नाम को संबोधित किया? तो ये अशोक ने। धम्म महामात के कार्य क्या थे? धम्म आपको बताया मैंने, धर्म की ओर। तो धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, उपयुक्त सभी। ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासक के राजूक के कार्य थे? तो ये क्या थे? ये सारे कार्य थे। न्यायिक कार्य भी थे उसके, ग्रामीण प्रशासन भी थे और राजस्व और विभाग भी था। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य का भी नाम आता है, पाणिनि का भी नाम आता है और उपासर्व का भी नाम आता है। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। तो इसके सुंदर उदाहरण क्या हैं? पहला तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष मिले, सही है ये। दूसरा दीदारगंज की अच्छी, जिसको क्या कहते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा, और बराबर की गुफाएं। ये तीनों जो हैं
मौर्यकालीन संस्था के एक सुंदर उदाहरण है। इसका सही आंसर है बी। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है कहाँ से? तो द्वितीय स्तंभलेख से, फिर है गतवे शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से, मतलब उपयुक्त सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अशोक किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया? तो ये किसमें किया? नवम शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो ये आर्थिक संकट शामिल नहीं है मौर्य साम्राज्य के पतन में। अब आते हैं मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासक हुआ। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा और शुंग वंश का संस्थापक था, कौन था? पुष्यमित्र का शासनकाल 185 से 149 ईसा पूर्व तक रहा। और किस शुंग वंश शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो ये किया था पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। चलते हैं अब अगले सवाल पे। पाटलिपुत्र पर यवन डेमोट्रिक्स का आक्रमण किस वंश के शासक ने के समय हुआ? तो ये हुआ शुंग वंश के शासक में। ठीक है, पाटलिपुत्र पर डेमोट्रियस का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। मगध के में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? तो ये किया था पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के बाद कौन आया? कान्व वंश। और ये 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, और कान्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे वसुदेव। कौन थे ये? वसुदेव थे। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सती संधि वसुदेव ने मगध के कान्व वंश की नींव डाली। ठीक है, अब है कान्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने की? तो आंध्र सातवाहनों ने। कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो कान्व वंश के बाद पाटलिपुत्र पर मित्र वंश ने शासन किया। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ये बोध गया से प्राप्त होते हैं। कनिष्क के पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया, मतलब आश्रय दिया? तो ये दिया था अश्वघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा की बुरी तरह परास्त किया था तथा हट जाने के रूप में वो यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम देखिए। अब आते हैं, अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। तो सबसे पहले कौन आया था? पहले आया था हर्यक, फिर शिशुनाग, तब नंद, तब मौर्य, तब शुंग और तब कन। तो इसका सही जवाब है सी। हम लोग अभी पढ़ते ही आ रहे हैं। शुंग वंश की राजधानी थी, तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, कान वंश की राजधानी थी, तो कान वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, तो ये किया था 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए? तो ये अंग एवं मगध से। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य ने पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा, तो ये लिच्छवियों का रहा। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद कुछ इतिहासकार के अनुसार मगध पर शक मुरंडों का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष
को प्रथम श्रेय प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो ये कनिष्क था। चंद्रगुप्त, अब पढ़ते हैं गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, तो ये था 320 ईसा पूर्व। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया? तो ये किसने किया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो ये की थी पाटलिपुत्र में। 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इसको समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है। सौर और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त साम्राज्य ने की? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, सॉरी। प्रयाग प्रशस्त का रचयिता कौन था? तो ये था हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो ये किया समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्त में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा हुई? तो ये हुई समुद्रगुप्त की। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे? तो हूनों के आक्रमण, प्रशासन संबंधी स्वरूप और कमजोर शासक, जिसके कारण क्या हुआ? उसका विनाश हो गया। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो ये हुआ था नरसिंह गुप्त के समय में। तो मगध के मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो नरसिंह गुप्त के शासनकाल में। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन कौन से थे? तो इसमें थे वहीर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब क्या है पढ़ेंगे हम लोग? मगध के प्रवर्तिक गुप्त शासक। मगध के प्रवर्तिक गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुशन गुप्त का शासनकाल लगभग 510 ईस्वी पूर्व से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने भौखरी शासक को पराजित किया? तो ये किया कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो ये दामोदर गुप्त ने। अगले सवाल पे आते हैं। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो ये माधव गुप्त को बनाया था। आते हैं अगले सवाल पे। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों की क्षति पहुंचाई थी और प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये आदित्य सेन ने। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था माधव गुप्त। कन्नौज के शासक ने जीवगुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। पढ़ते हैं। मगध के किस प्रवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो ये है कुशन गुप्त। और मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और इसके उपलब्धियों को सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए यहीं तक रहने देते हैं और जो अब बच गए हैं उसको अब अगले वीडियो में करेंगे। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार, धन्यवाद।